सबसे पहले तो बेसिक सवाल, व्हाट इज कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, एक अलायंस है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, और इस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव को कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज अ ऑटोनॉमस एसोसिएशन of persons united voluntarily. It is a autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social or cultural needs and aspirations, and it is jointly owned and democratically controlled enterprise. बहुत सिंपल, एक बार फिर से देखते हैं. It is a autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social or cultural needs and aspirations, and it is jointly owned and democratically controlled enterprise. इसी चीज को और सिंपल लैंग्वेज बोले तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी कुछ कॉमन नीड्स हैं, फिर चाहे वो इकोनॉमिक नीड्स हों, सोशल नीड्स हों, कल्चरल नीड्स हों, जब ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, जब ऐसे लोग वॉलेंटियरली, स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ में आते हैं और एक एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं, और इस एसोसिएशन को ये सारे लोग जॉइंटली ओन करते हैं और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे एसोसिएशन को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे एंटरप्राइज को कहा जाता है कोऑपरेटिव. बहुत सिंपल. और किताब में कोऑपरेटिव्स की कई सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, लेकिन सभी डेफिनेशंस का जो एसेंस है, जो सार है, जो मीनिंग है, वो यही है. अगर आपको एसेंस समझ में आ गया है तो आप खुद से भी कोऑपरेटिव्स की डेफिनेशन को लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कोऑपरेटिव क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं. इट इज अ ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड वॉलंटियरली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस, and it is jointly owned and democratically controlled enterprise. अगर इसी चीज को हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी कुछ कॉमन नीड्स हैं, जब वो वॉलंटियरली, स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ में आते हैं और एक ऐसे एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं जिसको वो जॉइंटली ओन करते हैं और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल करते हैं, तो उस एसोसिएशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एंटरप्राइज को कहा जाता है कोऑपरेटिव. और ये जो कोऑपरेटिव्स का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है. जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स देखने को मिलता है, बस थोड़े थोड़े अलग फॉर्म्स में देखने को मिलता है. बिकॉज असेंशियली हम ह्यूमन बींग्स ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं, नीड के बेसिस पे ग्रुप्स फॉर्म करते हैं. जैसे कभी रिलीजियस नीड्स होती हैं, कभी कल्चरल नीड्स होती हैं, कभी सर्वाइवल नीड्स होती हैं, कभी सिक्योरिटी नीड्स होती हैं. ऐसी बहुत सारी नीड्स के बेसिस पे हम अपने अपने ग्रुप्स को फॉर्म करते हैं. और ये जो ग्रुप्स हैं, ये एसेंशियली क्या है? ये एसेंशियली फॉर्म है कोऑपरेटिव्स का. तो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, तब से ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स एग्जिस्ट करता है. लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो आज का कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव्स का, वो इमर्ज हुआ विद द इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप. 1750s में जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, तो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इमर्जेंस के साथ ही इमर्जेंस हुआ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स का. बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान दो क्लासेस इमर्ज हुई. एक थी कैपिटलिस्ट क्लास. कैपिटलिस्ट क्लास जो कि रईस क्लास थी, जो कि इंडस्ट्रीज को ओन करती थी, कंट्रोल करती थी, जो कि प्रोडक्शन को, पैसे को ओन करती थी, कंट्रोल करती थी, जो कि एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करती थी, जिसके हाथ में सारी पावर थी. और दूसरी थी वर्किंग क्लास, पुअर क्लास, जो कि इन इंडस्ट्रीज में काम किया करती थी. और ये जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, वो इस वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती थी, हैरेस करती थी. हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये जो वर्किंग क्लास थी, इसकी वर्किंग कंडीशंस बेहद खराब थी. इसको जो पेमेंट मिलता था वो बेहद कम मिलता था. इस वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट किया जाता था कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा. तो ये जो वर्किंग क्लास के लोग थे, वो इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में यूनाइट होने की शुरुआत करेंगे. वो अपने राइट्स की लड़ाई को लड़ने की शुरुआत करेंगे.
ग्रुप्स फॉर्म करने की शुरुआत करेंगे, यूनिटी फॉर्म करने की शुरुआत करेंगे, और ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो यूनिटी है, वही अल्टीमेटली शेप लेगी कोऑपरेटिव्स का। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव्स का, उसका इमर्जेंस हुआ विद द इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप, बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान दो क्लासेस इमर्ज हुई, एक थी कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरी थी वर्किंग क्लास। ये जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, ये वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती थी। इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में वर्किंग क्लास ने यूनाइट होने की शुरुआत करी, ग्रुप्स फॉर्म करने की शुरुआत करी, और यही जो यूनिटी है, यही जो ग्रुप्स हैं, वो अल्टीमेटली शेप लेंगे कोऑपरेटिव्स का। रॉबर्ट ओवन, जो कि एक बड़े फेमस ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ही इज द पायनियर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट का पायनियर किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। और ये जितने भी कोऑपरेटिव्स होते हैं, इनका मेन गोल क्या होता है, इनका मेन एम क्या होता है? इनका मेन एम होता है अपने मेंबर्स का वेलफेयर एंश्योर करना। बहुत सिंपल, होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज अ ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड वॉलंटियरली, वॉलंटियरली इंपॉर्टेंट है, टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस, कॉमन इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज जॉइंटली ओन्ड इंपॉर्टेंट है, एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी में सिंपल लैंग्वेज बोलें तो जब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी कुछ कॉमन नीड्स होती हैं, वो वॉलंटियरली स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ में आते हैं और एक ऐसे एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं जिसको वो जॉइंटली ओन करते हैं और डेमोक्रेटिकली कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे एसोसिएशन को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे एंटरप्राइज को कहा जाता है कोऑपरेटिव। और ये जो कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव्स का, ये हमेशा से ह्यूमन सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव्स का, वो इमर्ज हुआ विद द इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान दो क्लासेस इमर्ज हुई, एक थी कैपिटलिस्ट क्लास और दूसरी थी वर्किंग क्लास। ये कैपिटलिस्ट क्लास वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट किया करती थी। इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में वर्किंग क्लास ने यूनाइट होने की शुरुआत करी, ग्रुप्स को फॉर्म करने की शुरुआत करी, और ये जो यूनिटी थी, ये जो ग्रुप्स थे, इन्होंने अल्टीमेटली शेप ली कोऑपरेटिव्स की। रॉबर्ट ओवन इज नोन एज द पायनियर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। इंडिया में अगर बात करें तो आपने नाम सुना होगा अमूल का, डेयरी का ब्रांड है। अमूल ने अभी 2024 में 50 साल पूरे किए हैं। अमूल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल। अमूल के बारे में आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसा ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों काम तो खुद से ही कर दिया करो, बिकॉज इन दोनों चीज़ों में आपका कुछ जाता नहीं है और इससे चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिलती है, पुश मिलता है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो लाइक और शेयर तो खुद से ही कर दिया करो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट की हिस्ट्री क्या रही है, इतिहास क्या रहा है। 1899 में फॉर्म किया गया अन्योन्याय सहकारी मंडली को। 1899 में फॉर्म किया गया अन्योन्याय सहकारी मंडली को। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? स्टेट ऑफ बड़ौदा में ऑर्गेनाइज किया गया। और ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव अरेंजमेंट था। यहाँ से इंडिया में कहानी शुरू हुई कोऑपरेटिव मूवमेंट की। 1899 में स्टेट ऑफ बड़ौदा में ऑर्गेनाइज किया गया अन्योन्याय सहकारी मंडली को। ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव अरेंजमेंट था। इसमें और भी डिटेल्स हैं, लेकिन उन डिटेल्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखो कि 1899 में अन्योन्याय सहकारी मंडली को ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? स्टेट ऑफ बड़ौदा में ऑर्गेनाइज किया गया।
और ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव अरेंजमेंट था। फिर 1904 में लाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को। 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को लाया गया, लेकिन इसका जो रोल था वो बड़ा लिमिटेड था। रोल क्या था? फार्मर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को अरेंज करना। लेकिन ये क्या दिखाता है कि सरकार पहली बार रिकॉग्नाइज कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इंपॉर्टेंस को। देखो, फार्मर्स के लिए क्रेडिट मिलना, पैसा मिलना अपने आप में हमेशा से चैलेंज रहा है, आज तक भी चैलेंज है। और इस चैलेंज को ओवरकम करने में कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो फार्मर्स से रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो काम करती हैं कि फार्मर्स को एक से एक बढ़िया सुविधा मिले, उनको क्रेडिट मिले, उनको लोन के तौर पे पैसा मिले, ताकि वो डेवलप कर पाएं, ताकि वो बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर कर पाएं। तो 1904 में लाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को, लेकिन इसका रोल बड़ा लिमिटेड था। रोल क्या था कि फार्मर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को अरेंज करना। फिर इसके बाद इंडिया की पहली अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई। इंडिया की पहली अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कहां बनाई गई? कांजीवरम मद्रास प्रेसिडेंसी में बनाई गई। कब बनाई गई? अक्टूबर 1904 में बनाई गई। एक बार फिर से 1899 में अन्योन्याय सहकारी मंडली को ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पे? स्टेट ऑफ बड़ौदा में। और ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव अरेंजमेंट था। 1904 में लाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को, जिसका काम था फार्मर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को अरेंज करना। फिर इंडिया की सबसे पहली अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई। कहां बनाई गई? कांजीवरम मद्रास प्रेसिडेंसी में। कब बनाई गई? अक्टूबर 1904 में। फिर इसके बाद 1912 में लाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को। 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को लाया गया, और तब तक सरकार को रियलाइज हो गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 के थ्रू जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का परव्यू था, उनका जो फंक्शन करने का जोन था, उसको और थोड़ा एक्सपेंड किया गया। अब तक जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जा रही थी वो डील कर रही थी प्राइमरीली क्रेडिट से, पैसे से, लोन से। लेकिन अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 के थ्रू ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, इनको नॉन क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करने की भी परमिशन दे दी गई कि अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो अपने मेंबर्स को नॉन क्रेडिट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती हैं। प्लस ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 है, इसने फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स की भी परमिशन दी। मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को भी फॉर्म किया जा सकता था। एक से ज्यादा स्टेट में फंक्शन करने वाले कोऑपरेटिव्स को भी फॉर्म किया जा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लाया गया, और इस 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू कोऑपरेशन एज अ सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया टू दी प्रोविंसेस। कोऑपरेशन को एज अ सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया टू दी प्रोविंसेस, मतलब एक तरीके से स्टेट्स के हाथ में दे दिया गया। और जब ऐसा किया गया तो बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को लाया गया 1925 में, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके पहला प्रोविंशियल एक्ट था। इनफैक्ट इस बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1925 में इंट्रोड्यूस किया गया वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल को। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब मेंबर्स के पास में एक वोट है, उन सब मेंबर्स के पास में इक्वल पावर होगी। फिर 1942 में लाया गया मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को, बिकॉज 1942 तक बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म हो रहे थे जो कि मल्टीपल यूनिट्स में, जो कि मल्टीपल प्रोविंसेस में फंक्शन कर रहे थे, या आज की भाषा में बोलें तो जो कि मल्टीपल स्टेट्स में फंक्शन कर रहे थे। तो इनको बेटर रेगुलेट करने के लिए भाई, क्योंकि कोऑपरेशन एज अ सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया था प्रोविंसेस के लिए, मतलब स्टेट्स के लिए, अब बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो कि एक से ज़्यादा स्टेट में फंक्शन कर रहे हैं, और हर स्टेट का अपना लॉ है, तो कुछ तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो ऐसे सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि मल्टीपल स्टेट्स में फंक्शन कर रहे थे, उनको बेटर तरीके से रेगुलेट करने के लिए लाया गया मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1942 को। कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी को फॉर्म किया गया 1945 में। 1945 में कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी को फॉर्म किया गया। इसके चेयरमैन कौन थे? आर जी सराया। कौन थे? आर जी सराया।
और इस कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि ये जो कोऑपरेटिव्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, बिकॉज कोऑपरेटिव्स जो है वो असेंशियली रूरल एरियाज में काम कर रहे थे, वो असेंशियली वीकर सेक्शंस के लिए काम कर रहे थे। इंडस्ट्रियलिस्ट को कोऑपरेटिव्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फार्मर्स को है, वर्कर्स को है, विमेंस को है, लेबरर्स को है। ऐसे तबके के लोग जिनकी आवाज़ आमतौर पे नहीं सुनी जाती है, उनकी आवाज़ को और थोड़ा मजबूत करने के लिए, उनकी डिमांड्स को, उनके राइट्स को और थोड़ा मजबूती से उठाने के लिए फॉर्म किया जाता है कोऑपरेटिव्स को। और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये जो कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी है जिसको फॉर्म किया गया 1945 में, ये क्या कह रही है कि अगर हमें इकोनॉमिक प्लानिंग को डेमोक्रेटाइज करना है, अगर हमें रूरल एरियाज तक पावर को लेके जाना है, अगर हमें ग्रास रूट लेवल से लोगों को इन्वॉल्व करना है, तो उसमें कोऑपरेटिव्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को लाया गया, जिसके थ्रू जो फंक्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का उसको और थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया। बेसिकली नॉन क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करने की परमिशन दे दी गई, साथ में फेडरेशंस ऑफ कोऑपरेटिव्स की भी परमिशन दे दी गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू कोऑपरेशन एज अ सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया टू द प्रोविंसेस। बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 लाया गया और ये पहला प्रोविंशियल एक्ट था कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके, और इसमें वन मैन वन वोट वाले प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अपने आप में बेहद पावरफुल प्रिंसिपल था। मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को लाया गया 1942 में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट करने के लिए। कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी को फॉर्म किया गया 1945 में, जिसके चेयरमैन थे आर.एस. सराया, और इन्होंने ये कहा कि कोऑपरेटिव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स मिल्क यूनियन, जिसको शॉर्ट में बुलाया जाता है अमूल। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स मिल्क यूनियन, अमूल को स्टैब्लिश किया गया 14 दिसंबर 1946 को। अमूल को कब स्टैब्लिश किया गया? 14 दिसंबर 1946 को। बेसिकली हुआ ये कि एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, जिसका नाम था पॉल्सन। ये डेयरी कंपनी थी, मिल्क की सप्लाई करती थी, और ये जो पॉल्सन नाम की प्राइवेट डेयरी कंपनी थी, इसकी मोनोपोली थी पूरे मिल्क मार्केट के ऊपर। तो इसके अगेंस्ट में जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो यूनाइट हुए, उन्होंने ग्रुप बनाया और वो 15 डेज की स्ट्राइक पे गए। उन्होंने बोला कि हम मिल्क की सप्लाई नहीं करेंगे, और पॉल्सन को अगर मिल्क की सप्लाई नहीं मिलेगी तो कंपनी फंक्शन कैसे करेगी, अंग्रेजों का खाना पीना कैसे चलेगा। तो इस पॉल्सन प्राइवेट डेयरी कंपनी की मोनोपोली के अगेंस्ट में 15 दिन का स्ट्राइक अनाउंस किया गया, अरेंज किया गया, और उसका रिजल्ट था ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स मिल्क यूनियन, जिसको बुलाया जाता है अमूल। अमूल को फॉर्म किया गया 14 दिसंबर 1946 को। और ये जो लड़ाई लड़ी गई, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और इस लड़ाई को लीड किसने किया? मोरारजी देसाई और त्रिभुवन दास पटेल जी ने। देखो बेसिक कहानी एक बार फिर से देख लेते हैं। कहानी शुरू हुई 1899 से। 1899 में अन्योन्य सहकारी मंडली को फॉर्म किया गया। ये साथ की साथ आपके दिमाग में बैठना चाहिए। कहाँ पे फॉर्म किया गया है सहकारी मंडली को? स्टेट ऑफ बड़ौदा में। और ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव अरेंजमेंट था। 1904 में लाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को, और इसके थ्रू फार्मर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अरेंज करने की बात की गई। इंडिया में पहली अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? कांजीवरम, मद्रास प्रेसिडेंसी में। कब? अक्टूबर 1904 में। फिर 1912 में लाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को, जिसके थ्रू कोऑपरेटिव्स के परव्यू को एक्सपेंड किया गया और उनको नॉन क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करने की भी परमिशन दी गई। साथ ही साथ फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स को भी अलाउ कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू कोऑपरेशन एज अ सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया टू दी प्रोविंसेस। और जब सब्जेक्ट को प्रोविंसेस को ट्रांसफर किया गया तो सबसे पहली बार बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लाया गया 1925 में। ये पहला प्रोविंशियल एक्ट था कोऑपरेटिव्स को लेके, और इस एक्ट में वन मैन वन वोट वाले प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया गया। 1942 में मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को भी लाया गया, मल्टी स्टेट में फंक्शन करने वाले कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट करने के लिए। 1945 में कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी को फॉर्म किया गया,
और इसके चेयरमैन थे आरजी सराया। और आरजी सराया ने ये कहा कि कोऑपरेटिव सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। बेहद इंपॉर्टेंट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स मिल्क यूनियन अमूल को स्टैब्लिश किया गया 14 दिसंबर 1946 को। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी कि एक पॉल्सन नाम की प्राइवेट डेयरी कंपनी थी, उसकी मिल्क मार्केट के ऊपर मोनोपोली थी और अंग्रेज सरकार का सपोर्ट था। इसके अगेंस्ट में हमारे जो लोकल मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो 15 दिन की स्ट्राइक पे गए और उसका रिजल्ट था फॉर्मेशन ऑफ अमूल ऑन 14 दिसंबर 1946। अच्छा, ये तो इंडिपेंडेंस से पहले तक की कहानी हो गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस कहानी क्या रही है? जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला, हमारी सरकार बनी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टेंटली ये रिकॉग्नाइज किया कि कोऑपरेटिव्स जो हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट में, वीकर सेक्शंस के डेवलपमेंट में, ये जो हमारा पिछड़ा हुआ तबका है इसको आगे लाने में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया कि कोऑपरेटिव्स आर द थर्ड इकोनॉमिक सेक्टर जिनको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, जिनकी मदद से हम ओवरऑल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनफ इंपॉर्टेंस कोऑपरेटिव्स को दी इन द 5 ईयर प्लान्स, और फोकस स्पेशली था रूरल इंडिया के ऊपर, फोकस स्पेशली था वीकर सेक्शंस के ऊपर। फिर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को फॉर्म किया गया, एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को फॉर्म किया गया कब? 1963 में। ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन थी जिसको लाया गया था एनसीडीसी एक्ट ऑफ 1962 के तहत। और इस नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का काम क्या था? हमारे कंट्री में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंक्शन कर रही थी उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट एंश्योर करना। तो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 1963 में इसको स्टैब्लिश किया गया एज अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। किस एक्ट के तहत? एनसीडीसी एक्ट ऑफ 1962। और इसका काम क्या है? हमारे कंट्री में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट एंश्योर करना। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट लाया गया 1984 में, बिकॉज कोऑपरेटिव्स जो कि मल्टीपल स्टेट्स में फंक्शन कर रहे थे वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहे थे, तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट लाया गया 1984 में, फिर 2002 में लाया गया और फिर फाइनली इसको अमेंड किया गया 2023 में। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एट प्रेजेंट इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है कोऑपरेटिव्स का इन दी वर्ल्ड। दुनिया भर में कोऑपरेटिव्स का सबसे बड़ा नेटवर्क कहां पर है? इंडिया में है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कहानी क्या रही है? पहले तो सिंपल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह समझ में आ गया था, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि कोऑपरेटिव्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इन दी रूरल डेवलपमेंट, in the development of weaker sections, in the development of underserved people। ऐसे लोग जिनकी आवाज को दबाया जाता रहा है, जैसे विमेन हैं, लेबरर्स हैं, उन सब के डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेटिव्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरू से ही समझ गई थी। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को फॉर्म किया गया 1963 में एज अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन अंडर एनसीडीसी एक्ट ऑफ 1962। और इस नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को काम क्या दिया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट एंश्योर करना। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट लाया गया 1984 में, फिर 2002 में और फिर इसको अमेंड किया गया 2023 में। आज की डेट में इंडिया में दुनिया भर का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव नेटवर्क है। और सिर्फ फॉर्मल कोऑपरेटिव्स नहीं है हमारी कंट्री में, इनफॉर्मल कोऑपरेटिव्स भी देखने को मिलते हैं, पुराने टाइम से ही देखने को मिलते हैं। जैसे देवराय नाम की एक इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी, वनराय नाम की एक इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी। ये बेसिकली विलेज कम्युनिटीज एक साथ आती थी विलेज एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, जैसे विलेज टैंक्स हैं, विलेज फॉरेस्ट हैं, उनको क्रिएट करने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए विलेज कम्युनिटी एक साथ आती थी और उसको बुलाया जाता था देवराय, उसको बुलाया जाता था वनराय। मद्रास प्रेसिडेंसी में चिट फंड्स देखने को मिलते थे। ट्रेवनकोर में यही जो चिट फंड्स का फॉर्म है उसको कुरीज बुलाया जाता था। कोल्हापुर महाराष्ट्र में फार्ट्स देखने को मिलते थे। ये जो फार्ट्स हैं ये फार्मर्स के ग्रुप्स हुआ करते थे जो कि मिल के हार्वेस्ट क्या करते थे, मिल के वाटर को डिस्ट्रीब्यूट क्या करते थे, और जो भी इनको मुनाफा होता था
या जो भी इनको घाटा होता था उसको मिलके शेयर करते थे। यही तो कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव्स का, कि हम अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, फायदा होगा तो फायदा देंगे अपने मेंबर्स को। तो यही कॉन्सेप्ट कोल्हापुर के फार्ट्स में भी देखने को मिला। लानाज जो है वो ऐसे पीजेंट्स के ग्रुप्स हुआ करते थे जो कि जॉइंटली कल्टीवेशन किया करते थे। अगर फायदा होगा तो फायदे में बराबर, अगर नुकसान होगा तो नुकसान में बराबर। तो इनफॉर्मली भी हमारे कंट्री में कोऑपरेटिव्स देखने को मिलते रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर इसके बाद बात आती है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं, हमारे लॉज क्या कहते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में अगर पढ़ना है तो यहां तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत में अलग से प्रॉपर डिटेल में लाइन बाय लाइन एक चैप्टर है। वो जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस सेशन को देखो और पॉलिटी के साथ में आप सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ तो बहुत शॉर्ट में बातचीत की गई है, वहाँ पूरा डिटेल में बातचीत की गई है कि पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कानून, कौन सा एक्ट, कौन सी चीज़ कब लाई गई, क्यों लाई गई, क्या फंक्शन है, कैसे मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें ढूंढो, वहाँ पे मिलेगा आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और वहाँ पे पूरे डिटेल में बात की गई है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से देख लेते हैं। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2011 में, और इस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, और ये अपने आप में रिमार्केबल स्टेप था, सिग्निफिकेंट स्टेप था। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। एक पार्ट इंसर्ट किया गया, पार्ट 9B इंसर्ट किया गया, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है, और कुछ आर्टिकल्स लाए गए, आर्टिकल 243ZH से लेके आर्टिकल 243ZT तक, जिनमें बात की गई है वेरियस प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C। तो एक तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जो कि अपने आप में सिग्निफिकेंट स्टेप था। एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 9B। कुछ आर्टिकल्स ऐड किए गए जिनमें बात की जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रोविजंस के बारे में। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C। और DPSP आर्टिकल 43B ये भी बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। ये पूरी डिटेल में बातचीत की गई है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत वाले सेशंस में। अगर और डिटेल में ढंग से देखना है तो वहां जाके आप देख सकते हो। अगर ऑलरेडी आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो फॉर श्योर आपको देखना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। किस लिस्ट के अंडर आता है? स्टेट। 7 शेड्यूल में जो 3 लिस्ट हैं उनमें से स्टेट लिस्ट के अंडर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एंट्री नंबर 32 है इन द लिस्ट 2। कौन सी एंट्री है? एंट्री नंबर 32 है इन द लिस्ट 2। अच्छा, फिर इसके बाद रिलेटेड लॉज वगैरह की बात की गई है किताब में अगर आप देखोगे, लेकिन वो जो रिलेटेड लॉज हैं उन सब लॉज को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। एक तो हमने बात की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1984 को लाया गया। ये जो 1984 का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट था, इसने रिप्लेस किया मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1942 को। भाई एडवांसमेंट हो रहा था तो उस एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स किए गए, चेंजेस किए गए, और ये जो 1942 का एक्ट था इसको रिप्लेस किया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1984 ने। फिर लाया गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002, और ये जो 2002 का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट था इसने रिप्लेस किया 1984 के एक्ट को। ये वाला जो एक्ट है, इस 1984 के एक्ट को रिप्लेस किया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002 ने। और ये जो 2002 का एक्ट था इसने स्पेशल प्रोविजन ऐड किया कि जो फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा और वो कैसे फंक्शन करेंगे। देखो, स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट अपना कानून बनाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, और उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होना बट ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि मल्टीपल स्टेट्स में फंक्शन कर रहे हैं, उनके रेगुलेशन में भी कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए।
तो सरकार ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम किया है। 1942 में लाए 1942 के हिसाब से, 1984 में लाए 1984 के हिसाब से, फिर 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को लाया गया जिसने 1984 के एक्ट को रिप्लेस किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई कि ये जो फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि मल्टीपल स्टेट्स में फंक्शन कर रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा और उनके फंक्शंस क्या होंगे। और फिर फाइनली रिसेंटली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 को लाया गया। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंट है, तो इसको याद रखना। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। एक तो इसमें बात की गई कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के बारे में। ये जितनी भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हुआ करती थी उनमें इलेक्शंस को लेके बड़ी ढील चल रही थी। एक बार जो बोर्ड में बैठ गया वो बैठा रहता था, इलेक्शंस करवाए नहीं जाते थे, सारा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता था। तो चीज़ों को रिफॉर्म किया गया और अब एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाई गई जिसकी जिम्मेदारी क्या है कि ये जितने भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनके बोर्ड्स पे जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करवाना और उनको सुपरवाइज करवाना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में अगर आपको थोड़ा भी पता है तो ये बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एसेंस क्या है कि किसी एक आदमी के हाथ में कंट्रोल ना हो, जॉइंटली ओन्ड होती हैं वो, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, सब लोगों का से होता है जो भी मेंबर्स होते हैं। लेकिन अगर बोर्ड के लिए इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो वो जो कंट्रोल है वो कुछ पावरफुल लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो उससे डील करने के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 में लिखा गया कि कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी होगी जिसका काम होगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो बोर्ड्स हैं उनके इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना और सुपरवाइज करवाना। दूसरा, कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड को सेटअप किया गया। कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड को सेटअप किया गया। ये जितनी भी सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी जिनकी स्थिति बेहद खराब थी उनको रिवाइव करने के लिए कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड को सेटअप किया गया। एक चीज और बोली गई कि स्टेट कोऑपरेटिव्स अगर चाहें तो वो एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ में मर्ज कर सकते हैं, लेकिन दे आर सब्जेक्टेड टू रिस्पेक्टिव स्टेट लॉ। स्टेट लॉ में जो प्रोसीजर लिखा होगा उस प्रोसीजर के हिसाब से ये जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो अगर चाहें तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ में मर्ज कर सकते हैं। देखो, अमेंडमेंट में और भी बातें की गई हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि अपने को याद रखनी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, एक इंपॉर्टेंट चीज, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया जिसका काम क्या होगा कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनके बोर्ड्स पे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना और सुपरवाइज करवाना। दूसरा, एक कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड को सेटअप किया गया। जितनी भी खराब स्थिति वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके रिवाइवल के लिए काम करने के लिए। और स्टेट कोऑपरेटिव्स को ऑप्शन दिया गया कि वो अगर चाहें तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ में मर्ज हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को क्रिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन था कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी, कि हम कोऑपरेशन के साथ प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे, हम सब लोगों को साथ लेके प्रॉस्परस होंगे। हमने बात की सहकार से समृद्धि के बारे में, कोऑपरेशन के साथ प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे और उसके लिए काम करने के लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। कब बनाई गई? 2021 में बनाई गई। और ये भी क्या दिखाता है कि ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल सेक्टर में, वीकर सेक्शंस के डेवलपमेंट में। इसकी इंपॉर्टेंस को तवज्जुह देते हुए 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को लाया गया। इसको हेड कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन इसको हेड करते हैं। इस कोऑपरेशन मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मोटा मोटा? एक तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है ये हमारे कंट्री में कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको तैयार करने का काम करता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे कंट्री में मजबूत रहे
उसमें कोई कमियां ना रहें, उसके लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज है, जो भी लीगल कामकाज है और जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क का कामकाज है, वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन करता है। दूसरा, मेकिंग कोऑपरेटिव एज अ पीपल बेस्ड मूवमेंट ऑफ ग्रास रूट लेवल। ये एंश्योर करना कि ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ये कुछ पावरफुल लोगों के हाथों में ना चला जाए, ये हमेशा के जैसे लोगों का मूवमेंट रहे, ग्रास रूट लेवल के लोगों का मूवमेंट रहे। इसमें आवाज गरीब से गरीब आदमी की उठाई जाए, इसमें आवाज उन लोगों की उठाई जाए जिनकी आवाज आमतौर पर सुनी नहीं जाती है। वो एंश्योर करना भी काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इसके लिए भी काम करती है कि ये जो कोऑपरेटिव्स हैं इनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कि बहुत इजीली फंक्शन कर पाए, स्मूथली फंक्शन कर पाए। इनके रास्ते में जो भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको हटाया जाए, जो भी हर्डल्स हैं उनको हटाया जाए। और फाइनली एंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी, मॉडर्नाइजेशन एंड क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव्स जो कि रूरल सेक्शन के लिए काम करें, जो कि वीकर सेक्शन के लिए काम करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है ये 5 वॉज के ऊपर काम करती है। पंच प्राण, 5 वॉज ऑफ अमृतकाल। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के 5 वॉज हैं, 5 प्रण हैं। और वो 5 प्रण क्या है? पहला है गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, हमें डेवलप्ड इंडिया को क्रिएट करना है। दूसरा है सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन्स, सिटीजन्स के बीच में एक सेंस ऑफ ड्यूटी को इंस्टॉल करना है, इंस्टिल करना है। तीसरा यूनिटी, कि हमें यूनाइटेड रहना है, हमें डिवाइड नहीं होना है। चौथा टेक प्राइड इन आवर रूट्स, हमारी जो जड़ें हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है उसमें प्राइड फील करें हम। और पांचवा रिमूवल ऑफ एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल माइंडसेट का कोई भी ट्रेस, अगर कोई भी हल्की सी झलकी है उसको रिमूव करना है। ये 5 प्रण हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के। डेवलप्ड इंडिया बनाना है, सिटीजन्स के बीच में ड्यूटी के सेंस को इंस्टॉल करना है, यूनिटी को इंश्योर करना है, अपने रूट्स में, अपने कल्चर में प्राइड लेनी है और कॉलोनियल माइंडसेट को पूरे तरीके से खत्म करना है। और ये जो कोऑपरेटिव इंडिया का विजन है ये फंक्शन करता है 7 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के ऊपर। ये जो कोऑपरेटिव्स हैं हमारे कंट्री में ये 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर फंक्शन करते हैं। कौन कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं? और ये इंपॉर्टेंट है, देखने में तो ऐसे ही लगते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं? ओपन एंड वॉलेंटरी मेंबरशिप, कोई कोऑपरेटिव है उसमें आप किसी को जोर जबरदस्ती से लेकर नहीं आ सकते हो और जोर जबरदस्ती से रख नहीं सकते हो। ओपन एंड वॉलेंटरी मेंबरशिप, स्वेच्छा से अगर कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है, उसके लिए कोऑपरेटिव ओपन होगी। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, पावरफुल लोगों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होना चाहिए, सभी मेंबर्स का से होना चाहिए। मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मेंबर्स को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बिठाना है, उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। अगर फायदा हो रहा है तो वो जो फायदा है वो फायदा उनके साथ में शेयर किया जाना चाहिए। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, कोई एक पावरफुल लॉबी इसको कंट्रोल ना करे। ऑटोनॉमी है कि ये जैसे फंक्शन करना चाहे विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ये फंक्शन कर सकते हैं। इनको इंडिपेंडेंस होना चाहिए। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, कोऑपरेटिव्स के लिए और कोऑपरेटिव्स के जो मेंबर्स हैं उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिस चीज़ की कोऑपरेटिव है उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अपने सभी मेंबर्स को, ये भी एक प्रिंसिपल है। कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स, अलग अलग कोऑपरेटिव्स हैं, कोई फार्मर्स की है, कोई लेबर की है, कोई विमेन की है, कोई वीकर सेक्शन की है, इतने सारे कोऑपरेटिव्स हैं। इन कोऑपरेटिव्स के बीच में भी आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी तो ये पूरा का पूरा वीकर सेक्शन मजबूत होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसर्न फॉर कम्युनिटी, आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप नाम के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप कम्युनिटी के लिए, जिसके कोऑपरेटिव हो आप, उस कोऑपरेटिव के मेंबर्स के लिए, वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। तो 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ओपन एंड वॉलेंटरी मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर्स का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस,
education, training and information to the members of the cooperative and the cooperatives as a whole, cooperation among the cooperatives and concern for the community। अच्छा, ये जो cooperatives हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं? होता क्या है कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे मेंबर्स जिनकी कुछ कॉमन नीड्स होती हैं, वो एक साथ आते हैं, अपने कॉमन रिसोर्सेज को पूल करते हैं और उन कॉमन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि वो कोऑपरेटिव के जो मेंबर्स हैं उन सब को उसका फायदा मिले। तो अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स कम टुगेदर टू एंश्योर दैट द बेनिफिट्स आर ट्रांसफर्ड टू ऑल द मेंबर्स। कोऑपरेटिव्स में जो भी लोग होते हैं दे आर फ्री टू ज्वाइन और लीव एट एनी टाइम। जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये कोऑपरेटिव आपके लिए ठीक नहीं है तो आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहो उस टाइम पे छोड़ भी सकते हो। ओपन एंड वॉलेंटरी मेंबरशिप। प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेटिव के लिए सेकेंडरी होता है। कोऑपरेटिव काम करता है लोगों के वेलफेयर के लिए, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, और कोऑपरेटिव रन करता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। सभी मेंबर्स कोऑपरेटिव में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता किसी भी ग्राउंड पे। एम क्या है? एम है सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। पूरी की पूरी सोसाइटी के सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, आगे बढ़ने की इतनी जल्दी क्या है, फंक्शनिंग को एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव में ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोई कॉमन नीड्स होती हैं। वो एक साथ आते हैं, रिसोर्सेज को पूल करते हैं और उन रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो भी बेनिफिट्स हैं वो सभी मेंबर्स को ट्रांसफ़र किए जाए। ओपन एंड वॉलेंटरी मेंबरशिप होती है, जब कोई ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकता है, छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। प्रॉफिट मेकिंग सेकेंडरी है, प्रॉफिट इनका गोल नहीं है। इनका गोल क्या है? मेंबर्स का वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कोऑपरेटिव रन करती है। सभी मेंबर्स इक्वल होते हैं कोऑपरेटिव में, किसी के अगेंस्ट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी ग्राउंड पे। ओवरऑल एम क्या है? सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। अच्छा, कोऑपरेटिव्स और बिजनेसेस के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं? देखो, कोई भी बिजनेस जो होता है उसमें तीन तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं, तीन तरीके के ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। एक तो वो लोग जो कि बिजनेस को ओन करते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं। दूसरे वो लोग जो कि बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, जो कि एसेंशियली डिसीजन मेकर्स होते हैं। और तीसरे वो लोग जो कि उस बिजनेस से प्रोड्यूस किए जाने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज़ करते हैं, जिनको बुलाया जाता है कस्टमर्स। अब अगर छोटा बिजनेस होगा तो उसमें शेयर होल्डर्स नहीं होंगे, इन्वेस्टर्स नहीं होंगे, लेकिन एसेंस यही है कि एक वो ग्रुप है जो कि बिजनेस को ओन करता है, दूसरा वो ग्रुप है जो कि उसको कंट्रोल करता है, और तीसरा वो ग्रुप है जो कि उस बिजनेस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है। शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, दूसरा डिसीजन मेकर्स और तीसरे कस्टमर्स। लेकिन कोऑपरेटिव्स में ये तीनों ही ग्रुप्स एक साथ आते हैं, यूनिटी फॉर्म करते हैं। कोऑपरेटिव्स में ओनर्स भी वही हैं, डिसीजंस भी वही मेंबर्स हैं, और जो भी फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उस बेनिफिट को भी वही मेंबर्स शेयर कर रहे हैं आपस में। ये एसेंशियल डिफरेंस है कि बिजनेसेस में ये तीनों सेक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन कोऑपरेटिव्स में ये तीनों लोग एक ही होते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आता है, यूनिटी को फॉर्म करता है, और वही ग्रुप ऑफ पीपल कोऑपरेटिव को ओन भी करता है, उसमें डिसीजन मेकिंग भी करता है, और उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं उनको यूज भी करता है। इंडियन इकोनॉमी में कोऑपरेटिव्स का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, इंडिया एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है, और एग्रीकल्चर के लिए हमेशा से आज तक ये प्रॉब्लम रही है कि प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिलता, प्रॉपर पैसा नहीं मिलता। जैसे बैंक्स की कहानी हमने पढ़ी है कि बैंक्स बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन दे सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए लोन देने में उनको घबराहट होती है, उनको डर लगता है। इसीलिए तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा सरकार को। और एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री में अगर एग्रीकल्चर को ही इनफ पैसा नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी? तो सबसे पहली बार फार्मर्स के कोऑपरेटिव्स फॉर्म किए गए, और ये जो फार्मर्स के कोऑपरेटिव्स थे वो काम करने लगे फार्मर्स के एग्रीकल्चर के वेलफेयर के लिए। और वहां से हमें समझ में आया
कि अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है, अगर हमें फार्मर्स का डेवलपमेंट करना है, अगर हमें वीकर सेक्शंस का डेवलपमेंट करना है, अगर हमें लेबरर्स का डेवलपमेंट करना है, अगर हमें वर्कर्स का डेवलपमेंट करना है, तो ऐसे लोगों की आवाज को थोड़ा और मजबूत करने में कोऑपरेटिव्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और यही सिग्निफिकेंस है कोऑपरेटिव्स का कि जो सबसे गरीब तबका है, जो सबसे दबा हुआ तबका है, उसकी आवाज को मजबूत करते हैं कोऑपरेटिव्स, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं कोऑपरेटिव्स, और जिससे हमारी इकोनॉमी का, हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट एंश्योर किया जा सकता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। चैप्टर बेहद इजी और बेहद इंटरेस्टिंग था। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।